अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डैफोडिल्स इंग्लिश ग्रेड 9th केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड और भी काफ़ी सारे टेक्स्ट बुक बोर्ड्स के अंदर ये पोएम जो है वो शामिल है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पिछले सेशन में मैंने आपको ये पूरी पोएम पढ़ाई थी, तो क्वेश्चन आंसर्स हम सबसे आखिर में करेंगे। सबसे पहले हम इसकी जो ग्रामर का पोर्शन है और एक्सरसाइज का पोर्शन है वो कर लेते हैं। तो एक्टिविटी बी जो है दैट इज़ MCQs। आई वॉन्टेड लॉनली एज अ क्लाउड, हेयर आई रेफर्स टू द पोएट। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे। तो अब यहाँ पे दे से क्या मुराद है? दे से मुराद है द डैफोडिल्स। उसके बाद अ पोएट कुड नॉट बी बट गे इन सच अ जॉकंड कंपनी। तो अब इसमें जॉकंड कंपनी से क्या किसको रेफर कर रही है? तो यहाँ पे जॉकंड कंपनी इट रेफर्स टू द डैफोडिल्स। उसके बाद इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट वाज वॉकिंग एमलेसली। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। तो यहाँ पे वेल्थ से क्या मुराद है? वेल्थ से मुराद है जनाब प्लेयर। उसके बाद वोकेबलरी में हम आते हैं। तो जी एक्टिविटी ए है हमारे पास, डिड्यूस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कन्फर्म योर मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी। तो ऑफ्ट जो है ऑफ्ट मीन ऑफ्टन, ठीक है। नेवर एंडिंग कॉन्टीन्यूस, ग्ली मतलब डिलाइट, ब्लिस हैप्पीनेस, ट्विंकल शाइन, स्पार्कलिंग शाइनिंग, स्ट्रेच एक्सटेंडेड। ये इसके मीनिंग्स हो गए। उसके बाद एक्टिविटी बी है, कैन यू टेल विच लाइन्स ऑफ द पोएम इंडिकेट्स। अब कंपैरिजन ऑफ डैफोडिल्स विद स्टार्स किस में है? ये लाइन नंबर जो है वो 1 और 2 में है, ठीक है। उसके बाद स्पीकर्स सॉलिटेरिनेस टू दैट ऑफ अ क्लाउड, ये भी 1 और 2 में है। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ डैफोडिल्स टू अ क्राउड ऑफ पीपल 3 और 4 में। और उसके बाद कंपैरिजन और ये स्टैंजाज हम बता रहे हैं, पहले और दूसरे स्टैंजा में है स्टार्स के साथ। जो सॉलिटेरिनेस है इसका भी फर्स्ट और सेकंड में है। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ डैफोडिल्स टू डांसिंग ह्यूमंस, ये लास्ट और सेकंड स्टैंजा में है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं विच वर्ड्स ऑफ द पोएम मीन्स द सेम एज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, होस्ट ऑफ डैफोडिल्स। ग्लैंस मतलब गेज, हैप्पी फीलिंग ग्ली, डीप थॉट पेंसिव मूड, और ब्लेसिंग वेल्थ। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, और नेक्स्ट पोर्शन में हमारे पास है ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहली जो एक्टिविटी है दैट इज़ यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल टू फिल इन द ब्लैंक्स। हिज टैटर्ड कोट, ठीक है, या प्रेजेंट या फिर पास्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, टैटरिंग भी कंटिन्यूस है। टैटर और टैटरस जो है ये सिंपल सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आपने क्या करना है, पार्टिसिपल फॉर्म। तो अब इसमें जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है दैट इज़ टैटर्ड, ठीक है। हिज टैटर्ड कोट, अब यहाँ पे टैटरिंग कोट नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद अ डैश स्टोन गैदर्स नो मॉस, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। उसके बाद अ डैश अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। ही केप्ट मी वेटिंग, ठीक है। शी लुक्ड वरीड। उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द करेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल। ही वॉज सिटिंग इन एन आर्म चेयर रीडिंग अ मैगजीन, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, रीडिंग अ मैगजीन। उसके बाद बीइंग इन द कंपनी ऑफ मैनी ईयर्स, ही न्यू एवरीवन एंड एवरीथिंग। उसके बाद अ कप विद मिल्क ले ऑन द टेबल, ठीक है। उसके बाद नोइंग ईच अदर फॉर एजेस, दे हैड अ लॉट टू टॉक अबाउट। उसके बाद मैरिड इन टू अ रिच फैमिली, शी गॉट एवरीथिंग शी विश्ड फॉर। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी है दैट इज़ रिलेटेड टू इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ्टन प्रिसीडेड बाय टू। ये बेस फॉर्म कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड इन्फिनेटिव फ्रेज कंसिस्ट ऑफ इन्फिनेटिव एंड रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। अब एक्टिविटी है, यू हैव टू अंडरलाइन द इन्फिनेटिव टू ईच सेंटेंस। द बेस्ट प्लम्बर टू कॉल, अब इसमें टू कॉल जो है दैट इज़ इन्फिनेटिव। हिज ओनली एम्बिशन वॉज टू सक्सीड जो है दैट इज़ इन्फिनेटिव। उसके बाद ईच ईयर मंसूर ट्राइड टू फाइंड इसमें क्या है? इन्फिनेटिव है। टू पैच द होल इन द टायर, द मैकेनिक इंसर्टेड अ प्लग, तो अब इसमें टू पैच जो है दैट इज़ इन्फिनेटिव। शी लर्नड टू रीड, तो अब इसमें टू रीड जो है दैट इज़ इन्फिनेटिव। उसके बाद कंबाइन फॉलोइंग सेंटेंसेज, सिंपल सेंटेंसेज इनटू अ सिंगल सेंटेंस यूजिंग एन इन्फिनेटिव, ठीक है। अब वो आपकी हम किस तरह से बनाएंगे? अब ये दो सेंटेंसेज हैं ना, आई हैव अरेंज्ड अ प्राइवेट ट्यूटर, ये पहला सेंटेंस है। ही विल टीच मी इंग्लिश, ये सेकंड सेंटेंस है। तो आप इसमें इसको बनाएंगे, आई हैव अरेंज्ड अ प्राइवेट ट्यूटर टू टीच मी इंग्लिश। ही विल आप यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, टू टीच मी इंग्लिश, तो ये फिर क्या बन जाएगा? एक ही सेंटेंस बन जाएगा। ही इज़ वेरी वीक टू वॉक, ही कैन नॉट को आप काट देंगे, ही इज़ वेरी वीक टू वॉक। अच्छा, आई लुकड आउट ऑफ द विंडो ऑफ माई कैरेज, ठीक है। ये पहला सेंटेंस है, आई वॉन्टेड टू सी द ग्रीन पैस्चर्स, ये सेकंड है। तो आप क्या करेंगे? आई लुकड आउट ऑफ द विंडो ऑफ माई कैरेज टू सी,
ठीक है, ये आई वॉन्टेड आप ख़त्म कर देंगे, टू सी द ग्रीन पास्चर्स, ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। उसके बाद द प्रपोजल इज़ क्वाइट अनरीजनेबल टू बी एक्सेप्टेड, इट कैन नॉट काट देंगे। ही वॉन्ट्स टू गेन द फर्स्ट पोजिशन, ही वर्क्स हार्ड फॉर इट, तो आप क्या कहेंगे, ही वर्क्स हार्ड टू गेन द फर्स्ट पोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट है जेरंड एंड जेरंड फ्रेज। जेरंड क्या होता है, जेरंड इज़ अ वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, आईएनजी फॉर्म जो है जब आप उसको नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं तो वो क्या बन जाता है, जेरंड बन जाता है, ठीक है। जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो अब यहाँ पे स्विमिंग एज अ वर्ब यूज़ नहीं हो रहा बल्कि एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। द गर्ल्स इंजॉय स्विमिंग, ठीक है, द बेस्ट एक्सरसाइज इज स्विमिंग, ही वॉज स्कोल्डेड फॉर स्विमिंग, तो यहाँ पे सब में जो स्विमिंग है दैट इज़ यूज एज अ जेरंड। अच्छा, उसके बाद जेरंड फ्रेज क्या होती है, जेरंड फ्रेज जिसमें एक जेरंड होता है और उससे रिलेटेड वर्ब्स होते हैं, जैसे स्विमिंग इन द लेक इज़ गुड एक्सरसाइज, तो अब इसमें स्विमिंग इन द लेक जो है दैट इज़ अ जेरंड फ्रेज। उसके बाद एक्टिविटी आपके पास है, यू हैव टू अंडरलाइन द जेरंड और जेरंड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो पहला जो सेंटेंस है स्विमिंग एट द बीच, ये इसमें जेरंड फ्रेज है। उसके बाद कलीम डज नॉट लाइक गेटिंग, गेटिंग इसमें जेरंड है। मारिया इंजॉयज रीडिंग स्टोरीज, जेरंड फ्रेज है। लीविंग सवाद, जेरंड फ्रेज है। द डार्कनेस ऑफ द नाइट प्रिवेंटेड अस फ्रॉम फिनिशिंग द जॉब, फिनिशिंग द जॉब इसमें क्या है, दैट इज़ अ जेरंड फ्रेज। तो जनाब हमने इसकी एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इज देयर एनी पर्सोनिफिकेशन इन दिस पोएम, इफ यस वेयर। तो आंसर इसका ये है कि यस देयर इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द लास्ट लाइन डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज दैट इज personification, which means that they are moving back and forth because of the gentle wind. उसके बाद write at least 2 lines showing similes, तो अब इसमें आई वॉन्टेड लॉनली एज अ क्लाउड, अब इसमें जो एज अ क्लाउड है ना दैट इज़ अ सिमिली, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस एज द स्टार्स, अब इसमें ये क्या है, कंटिन्यूस एज द स्टार्स, ये भी क्या है, इसमें सिमिली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड क्राउड एग्जैक्टली मीन। द वर्ड क्राउड मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ द डैफोडिल्स, द काउंटलेस डैफोडिल्स स्प्रेड इन अ लॉन्ग लाइन अलॉन्ग द बेसिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाई डज द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू अ क्लाउड। तो इसका आंसर ये है कि द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ क्लाउड एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम बिकॉज ही वॉज वंडरिंग अबाउट इन अ स्टेट ऑफ लॉनलीनेस एंड विद नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। He was totally free and detached, just like clouds that are unattached and move freely in all directions. The poet was actually just wandering with no specific direction like clouds. उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, what is the main theme of the main idea of the poem? The main idea of the poem is that nature has charming beauty. The poet wants to say that nature has healing power. It can be a great source of pleasure for us. According to William Wordsworth, nature is worth more than wealth because it is more pleasurable and enjoyable. अगला सवाल ये है कि डू यू लाइक द पोएम एंड वाई। तो इसका जवाब ये है कि येस आई लाइक द पोएम बिकॉज in this poem the poet portrays a very beautiful picture of a simple natural scene. The selection of words is simple and very beautiful, and the poet uses similes and personification in such a way that this makes pictures and images in my mind. The words appeal to my imagination and I cannot help imagining that beautiful scene of the daffodils. तो जनाब मुबारक हो, चैप्टर नंबर 4 हमने आज कर लिया। डैफोडिल्स की एक्सरसाइज पिछले लेसन में हमने इसकी रीडिंग की थी, इसको समझा था। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट द मदीना चार्टर, और इसी तरीके से आपको एक तरतीब के साथ तमाम के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आपको सारे लेक्चर्स एक तरतीब के साथ मिल जाएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर चैनल के हवाले से शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। खुदा हाफिज़।